नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि थर्ड पेपर है उससे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। अभी अपना टॉपिक है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। इससे संबंधित एक क्लास अपन ने पहले रिकॉर्ड किया, आज इसका दूसरा वीडियो है। तो देखिए, जो हाई कोर्ट है उसका संबंध है जो कि पूरी राज्य सरकार की न्यायपालिका व्यवस्थापिका इन सब का संबंध है भाग 6 से। राज्य सरकार किसमें? भाग 6 में। हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक। ये अपन ने चर्चा की। अभी इसमें 220 तक अपन ने देखा है। आगे देखिए यहाँ पे आर्टिकल 231, इसमें कौन सा प्रावधान है कि हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का प्रावधान। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो हाई कोर्ट है उनके जो जज हैं उन जजों को कितनी सैलरी मिलेगी और उनको अलाउंस किस प्रकार के मिलेंगे, ये निर्धारित कौन करता है? ये करता है संसद विधि के माध्यम से। संसदीय विधि के द्वारा न्यायाधीशों का जो पेमेंट, उनको सुविधाएं, उनकी पेंशन, उनके अवकाश, ये सारी चीजें निर्धारित है वो की जाती हैं जो संसद की विधि के माध्यम से। कहने का मतलब कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और संसद यह तय करती है कि इनको किस प्रकार से कितना वेतन मिलेगा, कौन से अलाउंस मिलेंगे, तो संसद विधि के माध्यम से तय करती है। इनके वेतन भत्तों का संबंध है अनुसूची 2 से। और इनको पेमेंट मिलता कहां से? तो वो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार का फंड है, एक आकस्मिक निधि, एक संचित निधि। तो इन्हें मिलता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि जो कि आर्टिकल 266(1) में है। और ये जो संचित निधि है, इस संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेमेंट मिलता है। जिस राज्य में जो न्यायाधीश नियुक्त है उसकी संचित निधि से उन्हें पेमेंट मिलता है, परंतु वेतन तो मिलता है राज्य की संचित निधि से। और जो पेंशन है वो मिलती है भारत की संचित निधि से, भारत की कंसोलिडेटेड जो फंड है उनसे मिलती है। तो अपने को यहाँ पे तीन बातें याद रखनी है कि जो पेमेंट है उसको निर्धारित, उन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। और ये इसका संबंध किससे है? अनुसूची 2 से। इनको पेंशन कहां से मिलती है? भारत की संचित निधि से। और वेतन और अलाउंस मिलते हैं वो मिलते हैं राज्य की संचित निधि से। इससे पहले अपन ने सारी चर्चा की, नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, नियुक्तिकर्ता कौन है, शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, ये सारी चीजें अपन ने देखी। नेक्स्ट है आर्टिकल 222। और आर्टिकल 222 बोलता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, जो जज हैं उनका ट्रांसफर, स्थानांतरण से संबंधित पॉलिसी है वो बनाता कौन है? तो देखो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है उनकी पॉलिसी बनाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनका स्थानांतरण करता कौन है? और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके लिए जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे परामर्श लेता है। सीजीआई से परामर्श लेने के बाद ही हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण करता कौन है? राष्ट्रपति। इनकी मदद से करते हैं सीजीआई, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे परामर्श के बाद ये करते हैं। इनके लिए जो थर्ड जजेज केस है 1998 का, थर्ड जजेज केस में निर्धारित किया कि जो सीजीआई है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश
और साथ में एक मुख्य न्यायाधीश वह है जिसके न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे हाई कोर्ट में हो रहा है। इसको ऐसे समझो कि जैसे राजस्थान है और एक है पंजाब, चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय। यदि राजस्थान के न्यायाधीश का स्थानांतरण चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होता है, तब राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है, और जिस राज्य के लिए, जिस हाई कोर्ट के लिए उस न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, स्थानांतरण किया जा रहा है, उस मुख्य न्यायाधीश से भी चर्चा की जाती है। तो दो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए और दो हो गए, एक तो जिससे की जाएगी और एक जिसमें की जाएगी। जहां से होगा उसके मुख्य न्यायाधीश और जहां पर होगा उसके मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करने के बाद ही जो उनका स्थानांतरण वो किया जाता है। तो अपने को इतना याद रखना है कि ट्रांसफर से संबंधित काम किसका है? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है आर्टिकल 223। इसमें है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य सहयोगी न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद यदि रिक्त है किसी कारण से, तो वहां पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश सबकी नियुक्ति से संबंधित यदि कोई बात आती है तो वो किसके माध्यम से की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे के जो कोर्ट होते हैं, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये करेंगे किसको? जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसी हाई कोर्ट में जितने अन्य सहयोगी न्यायाधीश हैं, उनमें से ही एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और जैसे यह पद स्थायी, यहाँ पे पोस्ट स्थायी कोई कैंडिडेट यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में जब नियुक्त कर दिया जाएगा, तब ये कार्यकारी जो न्यायाधीश है उसे वापस से न्यायाधीश बना दिया जाएगा। कहने का मतलब वो मूल पद पे वापस आ जाएंगे। तो ये अपने को इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 है, अपने 23 में देखा था मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और यहां पे अपन देख रहे हैं कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। होता क्या है? यदि किसी हाई कोर्ट के अंदर ये न्यायाधीशों की कमी है, न्यायाधीशों के पद हैं वो रिक्त हैं किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में जब कोरम पूर्ति नहीं होती, जितने जिस प्रकार का केस होता है और उसके निपटारे के लिए जितनी कोरम पूर्ति चाहिए, यदि वो कंप्लीट नहीं है और उस उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य की अधिकता है, यदि कार्य ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कार्यकारी या फिर अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में की जाती है। इससे संबंधित देखो आर्टिकल है एक 127 जो कि तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जो तदर्थ न्यायाधीश हैं ये केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। परंतु अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कभी भी हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं की जाती, आर्टिकल 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है हाई कोर्ट में? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ये जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, जब तक ये स्थायी न्यायाधीश इस मूल पद पे नहीं आते तब तक ये कार्यकारी न्यायाधीश काम करते हैं, उसके बाद उस पद से हट जाते हैं। ये जो न्यायाधीश हैं वो अधिकतम 2 वर्ष तक कार्यकाल के रूप में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं।
कहने का मतलब जिस किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष के लिए कार्यकारी न्यायाधीश का पद है वो संभाल सकता है। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। एक देखो आर्टिकल 224 ए, आर्टिकल 224 ए ये जोड़ा गया है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वें संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था। और इससे संबंधित अपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि इसी के तहत न्यायाधीशों की उम्र है सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई थी। अब ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि आर्टिकल 224 में ये जोड़ा गया कि सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी हाई कोर्ट के अंतर्गत यदि पद ज्यादा रिक्त हैं तो उनसे संबंधित ये प्रावधान है कि उन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता है कुछ समय के लिए। परंतु जैसे ही न्यायाधीशों की पूर्ति हो जाएगी, स्थायी न्यायाधीश आ जाएंगे, उसके बाद उन्हें वापस से हटा दिया जाएगा। उनको न्यायाधीशों की कुल संख्या में शामिल नहीं किया जाता। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 225 और इसका संबंध है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार या फिर अधिकारिता। देखो उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार किस प्रकार से, क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि जो हाई कोर्ट है ये हाई कोर्ट अपनी विधिक शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कितने क्षेत्र के लिए कर सकता है, तो वह उस न्यायालय की क्षेत्र अधिकार या फिर अधिकारिता है। तो हाई कोर्ट की क्षेत्राधिकार या अधिकारिता ये निर्धारित कौन करता है, तो इसे निर्धारित करते हैं संसदीय विधि के माध्यम से, संसद विधि के द्वारा। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि राज्य विधानमंडल है उसके पास इस प्रकार का हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित कोई भी पावर नहीं है। जितना भी इनकी क्षेत्र अधिकार से संबंधित है किसी प्रकार की और जो योग्यताएं या फिर वेतन से संबंधित है, सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है, ये संसद विधि के माध्यम से तय होता है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना होता है, एक राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की सीमा तक, क्षेत्र की सीमा तक। परंतु यदि संसद विधि के माध्यम से एक राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके अधीन दूसरा राज्य है वो भी कर सकती है, यानी उसके जो अधिकार क्षेत्र है, जो क्षेत्र अधिकार है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर क्षेत्राधिकार को कम भी कर सकता है। कम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कोई राज्य है यदि वहां पे हाई कोर्ट स्थापित कर दिया या हाई कोर्ट स्थापित नहीं हुआ उसके बाद भी उस राज्य को किसी दूसरे हाई कोर्ट के अधीन कर सकता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि क्षेत्र अधिकार और उनकी जो अधिकारिता है इस प्रकार का पावर किसके पास है, संसद के पास, और संसद विधि बना करके ये कर सकती है। नेक्स्ट देखो फिर है आर्टिकल 226 जो कि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता से संबंधित है। आर्टिकल 226 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको बहुत सी बार पूछा जाता है। ये सेम टू सेम उसी प्रकार है जैसा कि आर्टिकल 32 में बातें हैं। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों का संरक्षक है, उसका जो गार्जियन है वो बनाता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 के अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 226 के अनुसार कोई भी हाई कोर्ट है वह 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है। तो यहाँ पे ये है कि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि उनका उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत
हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये पावर दिया गया है, ये शक्ति दी गई है कि वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब इसको मैं अलग तरीके से आपको एक वीडियो के माध्यम से इसमें 5 प्रकार की रिटें, उनका पर्सन किस प्रकार का आता है, साथ में उनका मतलब क्या है, उनको डिटेल से अपन एक के अलग से वीडियो बना करके उसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ आपको कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसको आर्टिकल 226 को अलग वीडियो बना करके कंप्लीट अपन देखेंगे। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 उच्च न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति। अब देखिए आप कि कोई भी हाई कोर्ट है उसकी अधीक्षण की शक्ति किस प्रकार की है। अधीक्षण का मतलब हो गया कि उसके नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं उनसे संबंधित ये सारे के सारे अधिकार हैं वो हाई कोर्ट के पास सुरक्षित होते हैं। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनके पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो क्या कर सकते हैं, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन न्यायालयों का निरीक्षण कर सकते हैं, उनसे संबंधित जो नियम है वो बना सकते हैं, और किसी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई लेख है या कोई प्रकार का निर्णय तो उसकी कॉपी है वो हाई कोर्ट में भी मंगाई जा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर क्या होता है, नियंत्रण होता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है, एक तो न्यायिक कार्य करता है और साथ में प्रशासनिक कार्य करता है। प्रशासनिक कार्य इसलिए करता है कि वह अपने अधीन जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं एक राज्य के अंतर्गत उन सभी का नियंत्रण अधिकारी के रूप में भी काम करता है। तो वो जितना भी प्रशासनिक काम है वो सारा का सारा मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से किया जाता है। और उन्हीं न्यायाधीशों के लिए किसी प्रकार की सेवा शर्तें निर्धारित करनी होती हैं तो वो भी मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 228 उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों में स्थानांतरण या फिर अंतरण। इसमें बताया गया कि जो हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, और किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में जो अलाइड कोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मामला चल रहा है जो कि संविधान से संबंधित है, संविधान के निर्वचन से संबंधित है, संविधान के निर्वचन से संबंधित है। निर्वचन का मतलब ये हो गया कि संविधान की व्याख्या करने से संबंधित है। तब ये ऐसी स्थिति में क्या होता है, हाई कोर्ट उस अधीनस्थ न्यायालय से इस प्रकार का मामला है वो अपने पास मंगा सकता है। अंतरण का मतलब अपने पास मंगा लेना। जैसे मान लो कि राजस्थान हाई कोर्ट है, वह अपने अधीनस्थ न्यायालय जितने भी जिलों के अंतर्गत जिला न्यायालय, उन जिला न्यायालय से या उनके नीचे जो तहसील स्तर पर न्यायालय उनसे किसी भी प्रकार का ऐसा मामला यदि संविधान के किसी प्रकार के उपबंध की व्याख्या करने से संबंधित है तो उसे जो हाई कोर्ट है अपने पास मंगा सकता है और उसकी व्याख्या हाई कोर्ट स्वयं कर सकते हैं और फिर ये उस मामले में जो भी निर्णय दिया उसकी कॉपी अधीनस्थ न्यायालय को देगा और वही अंतिम रूप से निर्णय मान्य है। तो कहने का मतलब कोई भी कतिपय मामले, ऐसे नहीं कि सारे प्रकार के मामलों में इस प्रकार से हाई कोर्ट है वो इंटरफेयर करता है, परंतु संविधान के निर्वचन से संबंधित यदि कोई मामला है, यदि ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हाई कोर्ट क्या करेगा,
उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और उसकी व्याख्या है, उसकी सुनवाई है, वो सारी की सारी हाई कोर्ट के माध्यम से की जाती है और फिर जो भी डिसीजन देना होगा उसे अधीनस्थ न्यायालय को कॉपी भेज दी जाएगी। दूसरी बात है जो स्थानांतरण से संबंधित बात है कि हाई कोर्ट है वो एक अधीनस्थ न्यायालय के मामले को किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय के पास उस मामले को भेज सकता है। जैसे मान लो कि गंगानगर जो जिला न्यायालय, यदि उसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई मामला है वो पेंडिंग पड़े तो उस मामले को हाई कोर्ट एक आदेश जारी करके किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय जैसे कोटा या किसी अन्य जिले के अंतर्गत उस जो जिला न्यायालय में उस मामले को ट्रांसफर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हाई कोर्ट है उनके पास किसी भी प्रकार के मामले को ट्रांसफर करने की और अपने पास मंगाने का पावर है। ये अपने को इतना सा ध्यान में रखना है। वो किस में? आर्टिकल 228 में। नेक्स्ट अब देखो आर्टिकल 229 हाई कोर्ट के पदाधिकारी तथा सेवक संघ उच्च न्यायालयों का व जितने भी प्रकार के हाई कोर्ट में पदाधिकारी उच्च अधिकारी जितने काम करते हैं, जितने भी लोक सेवक काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उन सब से संबंधित ये सेवा शर्तें, कार्य विभाजन, वेतन, नियुक्ति, पेंशन। कहने का मतलब ये हो गया कि हाई कोर्ट के अधीन जितने भी पदाधिकारी काम करते हैं, कोर्ट के अंदर जितने भी लोक सेवक काम करते हैं, उन सब की नियुक्ति से संबंधित उनके काम क्या होंगे, उनका कार्य का विभाजन है, उसकी सेवा शर्तें कौन सी होंगी, उनको वेतन कितना मिलना चाहिए, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, ये सारी चीजें वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास इस प्रकार का पावर है। ये जरूर है कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नियुक्ति के लिए आरपीएससी का सहारा लेते हैं और आरपीएससी के माध्यम से ये अधिकारी हैं तो या फिर किसी अन्य विभाग के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से ये चयनित होकर के, ये चयन होने के बाद में इन कोर्ट के अंदर आते हैं। परंतु ये सारा अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। ये जो पेंशन से संबंधित है या अन्य प्रकार का कोई भी कार्य है जो कि लोक सेवक से संबंधित है और हाई कोर्ट का होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा मामला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय में किस प्रकार का खर्चा होगा, किन मद्दों पे किस तरीके से खर्चा किया जाएगा, फीस कितनी होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के पास किसी भी प्रकार का जो आय होती है विभिन्न फीस के माध्यम से ही, तो वह राज्य की संचित निधि में जाती है और उसी संचित निधि से ही ये जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च न्यायालय के अंतर पदाधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनको राज्य की संचित निधि से पेमेंट दिया जाता है और कोर्ट के पास जितनी भी आमदनी होती है, जो आय होती है, वह राज्य की संचित निधि में जमा होती जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। देखिए आर्टिकल 230 बोलता है कि एक हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों पर किस प्रकार से होगी। यदि एक हाई कोर्ट के साथ किसी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश को साथ में अधिकारिता बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार का पावर है किसके पास है? वो है संसद के पास। यदि विस्तार से संबंधित चर्चा करें तो वो किसके पास होगी? संसद के पास। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि ये बोलना क्या चाह रहा है। जैसे
मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट है, उसके अधीन है एक तो है गोवा, एक है महाराष्ट्र, एक है दादर नागर हवेली, और एक है दमन दीव, दमन दीव। यदि संसद इस प्रकार की विधि बनाए कि वह इस मुंबई हाई कोर्ट के साथ ही आर्टिकल 230 के अनुसार किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ सकती है, किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश को की अधिकारिता है जो न्यायिक शक्तियों से संबंधित है, वो मुंबई हाई कोर्ट के साथ जोड़ना चाहिए, तो ऐसा काम कौन कर सकता है? संसद विधि के माध्यम से कर सकती है। दूसरी बात, अपवर्जन। देखो पॉलिटिकल में शब्दों का बहुत महत्व है। अपवर्जन, अपवर्जन का मतलब ये हुआ कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, वह केंद्र शासित प्रदेश से जैसे मुंबई हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसको वहां से हटाया जा सकता है, अपवर्जन किया जा सकता है उसका। कि जैसे दमन दीव है, यदि दमन दीव को केरल हाई कोर्ट से जोड़ दिया, तो इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का विस्तार जोड़ना है या फिर वापस वहां से हटाना है, तो ऐसी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद विधि बना करके इस प्रकार का कार्य है वो कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 बोलता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ये अपन ने प्रारंभ में बात भी की थी जब आर्टिकल 214 पढ़ा था तब, कि राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 214। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यदि एक ही हाई कोर्ट बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के लिए है आर्टिकल 231। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नीचे पंजाब और हरियाणा और साथ में चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी न्यायिक शक्तियां पंजाब हरियाणा, इन सब का न्यायिक कार्य कहां पे होता है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होता है। कहने का मतलब पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट कौन सा लगता है? तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र या क्षेत्र अधिकार कहां तक है? तो वो है पंजाब राज्य में भी है, हरियाणा के अंतर्गत भी है और चंडीगढ़ में भी है। तो इस तरीके से अपने को देखना है, किसी राज्य को जोड़ने के लिए, किसी राज्य को हटाने के लिए ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है संसद के पास। तो ये अपने आर्टिकल जो कि 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक की चर्चा की, जिसमें उच्च न्यायालय था। अब एक पार्ट है इसका और बचा है, जिसमें अपनी रिट अधिकारिता जो कि आर्टिकल 226 है उसकी चर्चा करने वाले हैं, और साथ में राजस्थान के हाई कोर्ट से संबंधित जो प्रश्न एग्जामों में आए उनसे संबंधित अपन चर्चा इसमें करेंगे। तो अभी आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक अपने समझा। यदि आपको अब भी किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।